गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट के बारे में जानने वाले हैं और लाइट से संबंधित थ्योरी ऑफलाइन क्लास में बता रखे हैं। नॉमरिकल्स एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। नॉमरिकल्स को आज हम लोग देखेंगे लाइट का। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। लाइट में सबसे पहले याद रखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और एक होता है परवलयिक दर्पण। इन तीनों दर्पणों के बारे में जानेंगे। इसके बाद लेंस में चलेंगे। सबसे पहले तो जानिए प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा रखे हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उसका नियम जिसमें से बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा दूसरा नियम ये भी बताए थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अब इसको देखिए, यहाँ से ये अगर मान लीजिए कि परावर्तक सतह लिए हैं तो परावर्तक सतह में याद रखिए कि परावर्तक सतह देखिए यहाँ पर, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण जिसको आर से सूचित करते हैं। आपतित किरण इसको कहेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ेगा या परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर या किसी सतह के जिस बिंदु पर पड़ता हुआ प्रतीत होगा या पड़ता होगा पूर्ण वास्तविक रूप से, उसको आपतन बिंदु कहेंगे। उसी तल से या उसी बिंदु से वही किरण परावर्तन होकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि आने वाले किरण को आपतित किरण और सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन याद रहना चाहिए कि आपको माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। माध्यम करने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं दर्पण, समतल दर्पण लिए हैं परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह देख रहे हैं इसका दो माध्यम है, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए एक ही माध्यम है, आपतित किरण भी उसी माध्यम में है, परावर्तित किरण भी उसी माध्यम में। ये हम बेसिक बता रहे हैं, सिर्फ उसे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। अब देखिए आई और आर में हम पूछेगा क्या संबंध है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा कि किसी समतल दर्पण, यदि कोई समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है तो उससे बनने वाली जो है कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है। याद रखना है ये संबंध है आई बराबर आर। यानी कि आप याद रखिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर हो जाएगा, इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होता है। क्या न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि आपको प्रश्न में रहेगा कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। या ऐसे भी रहेगा किसी समतल सतह पर या गोलीय सतह पर, दोनों सतह के लिए याद रखिएगा परावर्तन का नियम सेम रूप से लागू होता है। तो किसी गोलीय या समतल सतह पर पड़ने वाली किरण यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का, अगर मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बनाता है तो फिर परावर्तन कोण जो है अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगा। तो याद कीजिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। अभी बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ यदि मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बनाता है तो आई हो जाएगा आपतन कोण। तो कहेगा आप बताइए परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब मिलकर कितना डिग्री कोण बनाएगा, यही पर ध्यान देना है। आपको याद रहना चाहिए परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम बता रखे हैं कि आई बराबर आर, अभी भी बताए हैं कि आई बराबर आर होता है परावर्तन के नियम से जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। इसका मतलब है आर बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया परावर्तन के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेगा
यानी कि आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण, या कभी कभी उल्टा भी रहेगा, परावर्तन कोण जितना रहेगा दिया हुआ आपको आपतन कोण का मान निकालना तो आपतन कोण का मान भी वही हो जाएगा। अभी देखिए इस पर और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें टाइप चेंज कर देगा, परावर्तन के नियम में टाइप चेंज करके भी प्रश्न आता है न्यूमेरिकल्स टाइप में। देख लीजिए कैसे। अब आपको जैसे कह दिया कि एक आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ, ये देखिए परावर्तक सतह के साथ आपको मान लीजिए यहां दे दिया जाए कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा या आपतन कोण का मान कितना होगा। यानी कि देख लीजिए आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ जो है शुरुआत में कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का। अब बोलेगा बताइए कि इसका आपतन कोण या परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। अब आप देखिए इसको थोड़ा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए अभिलंब का मतलब होता है कि परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। तो लंब कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ज्यामिति में 9th में पढ़े होइएगा। तो 90 डिग्री का है, इसका मतलब है यहाँ पर कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री कहाँ से, परावर्तक सतह से ऐसे बनेगा 90 डिग्री, या तो इधर से ऐसे बनाएगा। अब देख रहे हैं कि पूरे होगा 90 डिग्री, यहाँ आई बन रहा है, यहाँ आर बन रहा है। अब देखिए आई या प्लस 60 डिग्री मिल के कितना 90 डिग्री, देख रहे कैसे, ये आई और इस 60 डिग्री मिलकर पूरे बनाएगा 90 डिग्री। अब इसका मतलब है आई बराबर हो गया 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, इसीलिए आई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आप देख रहे हैं आप आपतन कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अगर परावर्तन कोण पूछा तो परावर्तन कोण पूछा तो समझ जाइए कि परावर्तन कोण पूछने के बाद जो है आप पहले आपतन कोण निकाल लीजिए, और जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का मान भी उतना ही हो जाएगा। यानी कि परावर्तन के नियम से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर आर बराबर 30 डिग्री। ये इसका आंसर, आर का मान हो गया और ये आई का मान हो गया। तो प्रश्न एक बार समझ लीजिए, कहेगा जैसे कि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह या किसी सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए कि उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, या परावर्तन का। इसमें क्या होता है, कितना स्टूडेंट गलती कर देता है कि जितना है 60 तो 60 से लिख दिया, ऑब्जेक्टिव में आपको 60 डिग्री ही रहेगा, लेकिन प्रश्न को समझना है। देखिए सतह के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। अगर हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बनाता है अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के साथ, ये तो आपतन कोण हुआ। अब परावर्तित किरण और अभिलंब साथ परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ दिया है कि आपको सतह के साथ आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाता था, बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा इसको पहले ऐसे बनाएंगे, आई और 60 डिग्री मिलकर 90 डिग्री, आई बराबर 30 डिग्री है, जब आई बराबर 30 तो आर बराबर भी 30। अब देखिए इसको समतल दर्पण में अभी और बताते हैं। अब देखेंगे हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसको हम लोग बेसिक तौर पर जान लेते हैं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल और बताएंगे। देखिए प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। सबसे पहले समतल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल और चिकना, उसको कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा आप लोग अपने चेहरा देखते होइएगा समतल दर्पण में, तो जैसा चेहरा है वैसा ही बनता है। और जितना दूरी पर देखिए मापिए, दर्पण से चेहरा की दूरी मापिएगा तो क्या होगा, और दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब का दूरी मापे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है, बराबर होता है। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक या अवास्तविक। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आभासी। जो आभासी प्रतिबिंब रहेगा याद रखिएगा उसको सीधा प्रतिबिंब प्रकृति होता है, उसका आभासी प्रतिबिंब का प्रकृति होता है कि वह हमेशा सीधा बनता है, उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, ये बताया जा चुका है ऑफलाइन क्लास में। तो आप इसमें देखिए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे ही बनता है, ये सब प्रकृति हो गया। एक बात और ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का संपूर्ण आकार देखने के लिए उस वस्तु के आधे जो होना चाहिए दर्पण का लंबाई होना चाहिए, यानी कि दर्पण का आकार होना वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे,
ये हो गया आपको। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु दर्पण की ओर ले जाते हैं तब, या वस्तु के तरफ ही दर्पण को खिसकाएंगे तब कैसा उसका प्रॉपर्टीज होगा, ये देखिए। अब ये तो अभी बता रही है कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखना है। ये समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति या विशेषता हो गया। अब देखिए, जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा इसको देखिए। अब देखिए समतल दर्पण में इस टाइप का प्रश्न आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल का बात करेंगे, थ्योरी तो कुछ कुछ जो जहाँ जरूरी होगा उसको थ्योरी बताते चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्थिर समतल दर्पण की ओर v वेग से दौड़ रहा है या गति कर रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसके तरफ 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि अब यहाँ शॉर्ट में याद रखना है कि दर्पण को स्थिर रखना है, यानी समतल दर्पण को स्थिर रखना है, लेकिन यहाँ व्यक्ति या व्यक्ति के स्थान में किसी वस्तु भी दिया जा सकता है, वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाना है, यानी कि दर्पण स्थिर वस्तु गतिशील रहना चाहिए। एक कंडीशन ऐसा भी होता है, यदि एक स्थिर व्यक्ति के तरफ समतल दर्पण, यानी कि आप वस्तु या व्यक्ति को स्थिर रखेंगे, आप समतल दर्पण को ही खिसकाएंगे। अब आप पहले देख लीजिए, समतल दर्पण को खिसकाइएगा ना वस्तु के तरफ, तो जैसे जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण को खिसकाएंगे तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, जितना स्पीड से दर्पण को ले जाइएगा उतना ही स्पीड से जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस पर लिखा हुआ है ये अक्षर, इसे बोर्ड को ही खिसका देंगे दूसरे तरफ, तो बोर्ड के साथ ये भी तो गतिशील हो गया ना। इसीलिए यहाँ याद रखना है कि जब वस्तु स्थिर हो या व्यक्ति स्थिर हो, तो अगर v वेग है दर्पण का, तो समझ जाइए कि उसमें बना हुआ प्रतिबिंब का भी वेग v वेग से ही वह गतिशील हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट पहले बताए हैं कि अगर दर्पण को स्थिर रखा जाए, वस्तु को खिसकाया जाए दर्पण के तरफ या व्यक्ति को दौड़ाया जाए दर्पण की तरफ, तो उसका वेग जो होगा ना, प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में दुगुना से हो जाएगा। यानी दुगुना वेग, प्रतिबिंब का जो वेग हो जाएगा वस्तु के वेग का या व्यक्ति के वेग का दुगुना हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मान लेते हैं कि अगर इसको देखते हैं, इस कंडीशन में देखिए, अगर वस्तु का वेग, मान लीजिए कि वस्तु का या व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए, ये कंडीशन अगर तीर मार दिए हैं, कंडीशन यही रहेगा, मतलब क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ रहेगा कि यदि एक व्यक्ति जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से एक स्थिर समतल दर्पण की तरफ दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उसी के तरफ कितना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तो 40 दुगुना करना है। लेकिन जैसे ही यह कंडीशन रहेगा, ऐसा कंडीशन रहेगा, यदि समतल दर्पण समतल दर्पण को गतिशील करते हुए एक स्थिर व्यक्ति या वस्तु की तरफ ले जाएंगे, तो व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब कितना वेग से गतिशील रहेगा, तो सेम वेग। अगर मान लीजिए कि इसमें रहेगा, मान लीजिए व्यक्ति का वेग, अगर मान लीजिए व्यक्ति का वेग बराबर हो जाएगा, व्यक्ति का वेग यहाँ निकालना है कि उसके तरफ आता हो प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा व्यक्ति का वेग, या व्यक्ति के तरफ समतल दर्पण खिसकेंगे तो बराबर दर्पण समतल दर्पण का वेग, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब का वेग और समतल दर्पण का वेग बराबर। या देखिए, एक ऐसे दिया रहेगा आपको, एक स्थिर समतल दर्पण के तरफ एक स्थिर व्यक्ति के तरफ देना है, स्थिर समतल बता दिए, एक स्थिर व्यक्ति के तरफ समतल दर्पण को v वेग से गतिशील कराया जाता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब v वेग से ही उसी की तरफ आता हुआ प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब का वेग जो हो जाएगा समतल दर्पण के वेग के बराबर हो जाएगा। यदि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से समतल दर्पण को खिसका रहे हैं स्थिर व्यक्ति की तरफ, तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो भी 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ही उसी की ओर गतिशील होगा। अभी एग्जाम्पल बताए थे आप लोग को, अगर इस बोर्ड पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना देते हैं,
यानी कि मान लीजिए समतल दर्पण है, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समतल दर्पण है, इसी को क्या करेंगे, एक व्यक्ति की तरफ खिसकाएंगे, तो अब इस पर जो लिखा हुआ है या जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो भी तो उसी के तरफ जाएगा, इसी के साथ जाएगा, गतिशील रहेगा। तो जितना इस बोर्ड का या इस समतल दर्पण का वेग होगा उसमें बना प्रतिबिंब का भी वेग वही होगा, इसीलिए प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा समतल दर्पण का वेग। ये हो गया आज का बेसिक। अब हम लोग दर्पण सूत्र को हम लोग कल बताएंगे कि गोलीय दर्पण में किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज एक बात और बताते हैं कि अगर समतल दर्पण रहेगा यार कि किसी वस्तु का संपूर्ण लंबाई देखने के लिए उसके लंबाई का आधा जो है होना चाहिए समतल दर्पण का आकार होना चाहिए, तब हम उसको संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए परावर्तन का नियम से बताए, और ये भी बताए। कल बताएंगे दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र कैसे हम लोग